साधारण दुनिया में जी रहा चुआंग वू अपनी बोरिंग जिंदगी से बचने के लिए कोडिंग और गेम डिजाइन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया में डूब जाता था। एक अकेले योद्धा की तरह वो अपने पूरे दिल और दिमाग से एक वर्चुअल यूनिवर्स गढ़ रहा था। कीबोर्ड की टैप 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 के बीच वो थक चुका था, पर उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत उसे बड़ी किस्मत दिलाएगी। लेकिन उसकी डे ड्रीमिंग अचानक टूट गई जब फोन की तीखी रिंगटोन गूंज उठी। माँ चुन चुन। वो फोन उठाता है और सामने वही कड़क तेज आवाज सीधे ओवरड्यू रेंट की मांग करती हुई। चुआंग वू ने कुछ और समय मांगा, पूरी उम्मीद के साथ कि उसका नया गेम जरूर हिट होगा। लेकिन माँ बिल्कुल यकीन नहीं कर रही थी। उसने उसे उसके पुराने गेम्स की दयनीय सेल्स याद दिलाई, बस गिनती के लोग जिन्होंने उसे खरीदा था। दर्द छुपाते हुए चुआंग वू बोला, प्रॉब्लम लॉग ऑन के टेस्ट की है। माँ ने तुरंत पलट कर कहा, प्रॉब्लम तुम्हारे टेस्ट की है। और फिर उसने अल्टीमेटम दे दिया, कल तक पैसे दे दो वरना कमरा खाली कर देना। बैलेंस चेक करते ही स्क्रीन पर सिर्फ 558 RMB चमक उठा। निराशा ने उसे झकझोर दिया, पर वो जानता था कि डटे रहना ही उसका हथियार है। वो उंगलियां कीबोर्ड पर टिकाकर फैसला करता है, आज ही गेम पूरा करेगा। लेकिन उसका डिटर्मिनेशन ज्यादा देर नहीं टिक पाया। कंप्यूटर फ्लिकर करने लगा। स्क्रीन पर अजीब नंबर्स, क्रिप्टिक इंस्ट्रक्शंस, मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स के डिजाइन गाइडलाइंस और कोडिंग एरर्स का तूफान छा गया। वो समझने की कोशिश कर ही रहा था कि सिस्टम ओवरलोड का वार्निंग चमक उठा और अगले ही पल कंप्यूटर का केस टूटकर जमीन पर गिर गया, धुआं उठता हुआ। उसे लगा कि अब इससे नीचे कुछ नहीं बचा, पर तभी एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी स्क्रीन पर उभर आई। एक नई दुनिया अर्थ को प्लेटफॉर्म बनाकर रिलीज हो रही थी। प्रोग्रेस बार तेजी से बढ़ रहा था। 15%, 30%, 100%। और फिर कंप्यूटर एक तेज धमाके के साथ फट गया। वो अपनी आंखें ढक लेता है। अगले ही पल पूरा जमीन कांपने लगी। अर्थक्वेक। वो दौड़कर बाहर आता है और जो नजारा सामने था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं। पेड़ कंक्रीट को फाड़कर ऊपर उठ रहे थे, इमारतों पर चढ़ते हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने गेम्स में डिजाइन करता था। लोगों की भीड़ दहशत में पागल हो चुकी थी। और तभी आसमान से एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर हेलीकॉप्टर से टकरा गया। तेज धमाका, टुकड़ों की बारिश और हर तरफ चीखें। इस अफरातफरी में एक छोटी सी लड़की गिरकर जमीन पर फिसल गई। वो ऊपर देखती है, डर से जम जाती है, क्योंकि उसके ठीक ऊपर एक दैत्याकार जानवर खड़ा था। चुआंग वू की सांस अटक गई, क्योंकि वह उस क्रीचर को जानता था। वो उसकी ही क्रिएशन थी, एक हिपोग्रिफ, आधा ईगल आधा हॉर्स, स्टील जैसे पर और भयानक आभा से भरी मौजूदगी। उसकी शक्ति समुंदर जितनी गहरी और विशाल थी, और उससे भी ज्यादा डरावनी उसकी खास क्षमता, रिपल स्क्रीम। चुआंग वू अब उस भयानक हकीकत से लड़ रहा था। उसके बनाए हुए वर्चुअल मॉन्स्टर्स अब असली दुनिया में जिंदा घूम रहे थे। अफरातफरी के बीच हिपोग्रिफ ने एक ऐसी तेज चुभने वाली ने मारी कि हवा तक कांप उठी और वो घबराए हुए लोगों पर झपट पड़ा। वो ने खतरा भांपते ही दौड़ लगा दी और उसकी नजर एक छोटी लड़की पर अटक गई जो वही जड़ होकर खड़ी थी। उसकी आंखों में जमा हुआ ठंडा, सुन्न कर देने वाला डर वू को आर पार चीर गया। मॉन्स्टर ने भी उसे देख लिया। दिल धड़कते हुए वू ने लड़की को झटके से उठाया और पूरी ताकत से भाग पड़ा। रिपल स्क्रीन की शॉकवेव हवा को चीरती हुई उनके कानों से टकराई। वो ने दोनों हाथों से लड़की के कान ढक लिए, लेकिन वो कंपन उसके पूरे शरीर में उतर गया। अचानक जमीन जोर से कांप उठी। हिपोग्रिफ ठिठक गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ और भी डरावना आ रहा है। अंधेरे की गहराई से दो खून से लाल चमकते हुए नयन उभरे और अगली ही सांस में एक भारी, नजर न आने वाली ताकत ने
हिपोग्रिफ को उठाकर दूर फेंक दिया। वो की सांस अटक गई। सामने खड़ा था यूनिकॉर्न वुल्फ, प्रेरी का मौत का साया। उसका हॉर्न हल्के नीले उजाले में चमक रहा था। लेवल भी खतरा और बिजली को नियंत्रित करने की क्षमता। एक और बुरा सपना खुल चुका था। दुनिया धुंधली होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आखिरी पल में बस एक बेवकूफी भरा सुकून आया। ग्रेट, कम से कम थोड़ी देर के लिए रेंट का स्ट्रेस तो गया। जब उसे होश आया, वो अस्पताल के सफेद कमरे में था। वही छोटी लड़की भी पास ही पड़ी थी। वो ने टीवी ऑन किया। उसे जानना था कि बाहर क्या हो रहा है। न्यूज एंकर लीजा ओमेंग रिपोर्ट कर रही थी। पेड़ 5000 मीटर तक बढ़ चुके थे, अब इंसानों की कमर तक पहुंच रहे थे। तभी एक अजीब क्रीचर ने सीधा कैमरे पर हमला कर दिया। स्क्रीन काली। अगली रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ टीम एक 000 मीटर डीप पिट में उतरी। कैमरा ज्यों ही मुड़ा, वही लाल आंखें फिर चमकी और प्रसारण दोबारा ब्लैकआउट। फिर अचानक एक मेटालिक घोषणा गूंज उठी। सभी प्लेयर्स डेजिग्नेटेड लॉबी में रिपोर्ट करें। प्लेयर्स, वू के दिमाग में चेतावनी की घंटियां बज उठीं। हिपोग्रिफ, यूनिकॉर्न वुल्फ, स्काई ट्रीज, अबिस पेट, सब कुछ जैसे उसके ही गेम की दुनिया बाहर फैल गई हो और अर्थ को किसी ने उसके डार्क क्रूएल सिस्टम में ढाल दिया हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक ट्रांसलूसेंट इंटरफेस खिल उठा। नेम चुआंगवू, लेवल 1, प्रोफेशन एनपीसी गेम डिजाइनर, एचपी 100, एमपी 0, स्ट्रेंथ 9, एजिलिटी 11, इंटेलिजेंस 12, परसेप्शन 9, पॉइंट्स 0। एक सामान्य इंसान के स्टैट्स लगभग 10 होते थे। मतलब वो इस नई दुनिया में लिटरल एनपीसी बन चुका था। इन्वेंट्री खोलने की कोशिश की। प्रॉम्प्ट आया, एनपीसी स्टोरेज पैनल तक एक्सेस नहीं कर सकते। स्किल पैनल लॉक्ड, प्रोफेशन चेंज अनअवेलेबल। वो ने सिर पकड़ लिया। ये कैसी खत्म ना होने वाली उल्टी दुनिया है। दुनिया बिखर रही थी और तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर आई हमेशा गुस्से से सुलगती लैंडलॉर्ड माँ चुन चुन। टीवी देखकर वो चिल्लाई, ड्रामा बंद कर, हॉस्पिटल ने फोन किया था इसलिए आई हूँ। वो ने हकलाते हुए पूछा, माँ तुम इतनी केयर करती हो? माँ ने जहर उगलते लहजे में कहा, केयर? अगर तू मर गया तो मेरा रेंट कौन देगा? दिमाग लेस। उसी वक्त छोटी लड़की जाग गई। वो को देखते ही वो सीधा उसके गले से लिपट गई। पापा। कमरा सन पड़ गया। माँ की आंखें गोल। ये तेरी बेटी है? वो ने हड़बड़ी में कहा, मैं इसे जानता भी नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो? माँ ने अपनी ट्रेडमार्क सस्ती बुद्धि लगाई, मेमोरी लॉस हो गया होगा, टैब तक तू है देख ले। वो ने झट से मौके पर वार किया। तो रेंट थोड़ा कम? माँ ने हाथ में एक स्लिप थमा दी। 8000 आरएमबी हॉस्पिटल बिल। वो की रूह तक जम गई। एक ही दिन में उसकी जिंदगी उलटकर जमीन पर गिर चुकी थी और ऊपर से दुनिया भी धीरे धीरे विनाश की तरफ फिसल रही थी। स्काई ट्री और एबिसल पिट को न्यूक्लियर बमों से उड़ाने की कोशिश की गई थी, पर जीत तो दूर, इंसानियत ने आसमान पर अपना नियंत्रण खो दिया और जमीन के आधे इलाके से भी हाथ धो बैठी। अब मानवता के बचने की उम्मीद बस गेमर्स पर टिक चुकी थी। 6 महीने बाद डब्ल्यू अपने छोटे से घर में खड़ा मुंगमुंग को देख रहा था। वो नन्ही ढाल उठाने की कोशिश कर रही थी। डब्ल्यू ने उसके बालों को हल्के से खुरचते हुए कहा, गुड जॉब मुंगमुंग। इन 6 महीनों में डब्ल्यू ने ऑनलाइन उसके माता पिता को खोजने की बहुत कोशिश की। कई लोग झूठे दावों के साथ सामने आए। किसी ने कहा वो बच्ची को एडॉप्ट करना चाहता है, किसी ने कहा वो उसका रिश्तेदार है। एक आदमी ने तो साफ बोल दिया कि मुंगमुंग के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। डब्ल्यू ने उससे बच्ची का असली नाम पूछा तो वो बात घुमाने लगा। बस इतना बताया कि डब्ल्यू की रिपोर्ट के कारण
उनके शहर में एक चाइल्ड किडनैपिंग गैंग पकड़ा गया था। फिर भी 6 महीनों में मुंगमुंग के असली माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी यादें भी पूरी तरह वापस नहीं आई। मुंगमुंग का दिल बहुत साफ था, घर के कामों में मदद भी करती थी, पर उसकी क्लमजीनेस के कारण चीजें टूटती रहती। टीवी का 1000 आरएमबी का बिल, घर की मरम्मत में 3000 आरएमबी, सब डब्ल्यू को भरना पड़ा। कभी कभी डब्ल्यू सच में सोचता उसे ऑर्फनेज भेज दे, पर जब भी मुंगमुंग रोती आंखों से उसके गले लगकर डैड कहती, उसका दिल पिघल जाता। उस दिन से उनका घर एक छोटी लेकिन गर्म शांति की दुनिया बन गया। नया फैंसी वर्ल्ड, मॉन्स्टर टेरिटरीज। इस नई दुनिया में 2 प्रकार की मॉन्स्टर टेरिटरीज थी। अंडरग्राउंड टेरिटरी, सबसे खतरनाक बीस्ट्स। विल्डरनेस टेरिटरी, थोड़े काम पर फिर भी शक्तिशाली क्रीचर्स। एक दिन डब्ल्यू एसटी की प्रेरी के किनारे पहुंच गया, हाथ में एक पुराना बेलचा शवल लिए। जैसे ही उसने मिट्टी खोदी, एक कैमोफ्लाज्ड मॉन्स्टर बाहर कूदा। उसने हमला किया, पर डब्ल्यू ने अपनी शील्ड से वार रोका और बेलचा चलाकर उसके सींग तोड़ दिए। नोटिफिकेशन, जैकलोप डिफीटेड। लेकिन डब्ल्यू तो एनपीसी था, उसे एक्सपी नहीं मिलता था। मिशन पूरा हुआ और उसे टाइटल मिला, बनी स्लेयर। 10,000 जैकलोप्स मारने पर थकाहारा डब्ल्यू जमीन पर गिर गया, सांसें तेज चलती हुई। गेम डिजाइनर होने के नाते उसे पता था, एक स्पेशल स्टोरी लाइन में एक ऑर्डिनरी एनपीसी हीरो बनता है जो 10,000 जैकलोप्स मारकर डीमन किंग से लड़ने जाता है। 6 महीने पहले डब्ल्यू ने उस एनपीसी को रोकने की पूरी कोशिश की थी। ट्रैप्स लगाए, समझाया, यहाँ तक कि एक फैंग बोर उसके रास्ते में छोड़ दिया, पर एनपीसी अडिग था। वो रैबिट्स मारता ही रहा। एससीटी प्ले लॉबी। डब्ल्यू हाथ में एक मरा हुआ जैकलोप लेकर लॉबी में दाखिल हुआ। हर कोई उसे घूरने लगा। लोग बड़बड़ा रहे थे, ये आदमी सिर्फ लेवल 1 के मॉन्स्टर ही क्यों मारता है, किसी मिशन का बग तो नहीं। डब्ल्यू ने ध्यान नहीं दिया और सीधा गया लाओ जियांग्स स्पाइसी रैबिट हेड शॉप। यहाँ की मशहूर डिश स्पाइसी रैबिट हेड 5 मिनट के लिए +5% स्पीड देती थी। बिजनेस स्लो था तो लाओ जियांग ने जैकलोप लेकर उसे एक प्लेट दे दी। गॉडेस लकुया का आगमन। एक कोने से एक एनपीसी बाहर आई, लकुया। डब्ल्यू की आंखें चमक उठीं। गेम लोर के अनुसार यही गॉडेस उसे हीरो ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लेसिंग देती। डब्ल्यू फोल्डेड हैंड्स, गॉडेस कृपया। पर लकुया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरजी, तुमने 10,000 प्यारे रैबिट्स का कत्लेआम किया है, राक्षस। उसने डब्ल्यू का हाथ पकड़ा, उसे जोर से घसीटा और धड़ाम उसे जमीन पर पटककर पिटाई शुरू कर दी। लाओ जियांग डर से जड़ हो गया। प्लेयर्स फुसफुसा रहे थे, लगता है ये गॉडेस को छेड़ रहा था। अब तो गया बेचारा। डब्ल्यू की आंखें फैल गई। मुझे हीरो बनना था, ये क्या हो रहा है? कर्स, हीरो नहीं, डीमन। नोटिफिकेशन, लकुया ने तुम्हें कर्स कर दिया है। रेस चेंज्ड डीमन। स्टैट्स अपडेट, एचपी 35/200, एमपी 100, स्ट्रेंथ 13, एजिलिटी 15, स्टैमिना 14, इंटेलिजेंस 12। डब्ल्यू हैरान भी था और थोड़ा खुशी से चौंका भी। डीमन की स्टार्टिंग स्टैट्स हीरो से भी अच्छे। उसने रोते रोते आई लव यू कहा। लकुया ने फिर एक लात जमा दी। डीमन स्किल्स 1, डीमन इमिटेशन LV.1, लेजर डीमंस को फ्रीज कर सकता है। 60 मिन कूल डाउन, 20 MP कॉस्ट। 2, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन LV.1, 30 सेकंड फुल डीमन फॉर्म, 24 HR कूल डाउन, 80 MP कॉस्ट। डीमन ट्रेट्स अल्ट्रा एजिलिटी, हेवी डिफेंस, डुअल वील्डिंग, नाइट विजन, सिस्टम वार्निंग। डीमन प्रोफेशन चेंज लेवल 10 पर अनलॉक होगा और रेयर रेस रिवील पब्लिक हो जाएगी। डब्ल्यू ने तुरंत हाइड आइडेंटिटी चुन लिया।
नोटिफिकेशन उभरी, एक छुपी हुई कहानी अनलॉक हो गई। एक खिलाड़ी जिसे देवी ने शापित किया है ने एक दुर्लभ नस्ल हासिल कर ली है। पूरा एससीटी हिल गया, प्लेयर्स में उथल पुथल मच गई। प्रेसिडेंट ले क्यू तक इसकी खबर पहुंच गई, पर अभी भी किसी को पता नहीं था कि रेड डीमन रेस वाला प्लेयर असल में डब्ल्यू ही है। प्लेयर लॉबी की हलचल। लॉबी में जब किसी भी अजीब घटना के बारे में पूछा गया तो सेक्रेटरी को एक ही खिलाड़ी याद आया, वही लड़का जो हर समय जैकलोब्स का शिकार करता रहता था और हाल ही में एक एनपीसी से बुरी तरह पिट चुका था। जैसे ही सेक्रेटरी को यह पता चला कि वो खिलाड़ी वान डब्ल्यू है, वो दंग रह गई। प्रेसिडेंट ने शांत आवाज में बताया कि वह डब्ल्यू के पिता को जानता है। उसने आदेश दिया, डब्ल्यू को ढूंढो, ये डंजन शाय लड़का शायद हमारी बैकअप टीम के काम आ जाए। बिंग्यून ने आदेश समझा और तुरंत डब्ल्यू की तलाश में निकल पड़ी। प्रेरी के किनारे डब्ल्यू वर्सेस जैकलोब्स। डब्ल्यू 2 शोवल्स लिए प्रेरी के किनारे खड़ा था। अचानक जमीन उसके पैरों के सामने फटी और एक जैकलोब बिजली की तरह बाहर कूदा। डब्ल्यू ने बिना देरी किए शवल घुमाया और एक ही वार में क्रीचर को जमीन पर पिन कर दिया। सिस्टम +10 एक्सपी। लेवल अप 1। डब्ल्यू के चेहरे पर एक चमक आ गई। पहले जब भी वो जैकलोब्स के स्वाम से भिड़ता, उसे पीछे हटना पड़ता था, लेकिन डीमन बनने के बाद उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस उभर आया था। अब उसे जैकलोब्स की हर मूव धीमी, अनाड़ी और पुअरली डिजाइन लग रही थी, जैसे किसी डिजाइनर ने उन्हें रुकीज को डराने के लिए बनाया हो। एक जैकलोब उस पर उछला। डब्ल्यू ने मजे से उसका अटैक पैरी किया। स्मर करते हुए बोला, तुम्हारी स्पीड मेरे सामने तो मजाक है, जैसे उसे हर अगली चाल पहले से ही पता हो। वो एक जैकलोब को कान से पकड़े खड़ा था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक सिनिस्टर ग्रिन में बदल गई। क्रीचर उसकी पकड़ में ही ढीला पड़कर गिर गया। अलर्ट, लेवल अप 2। अब डब्ल्यू ने अपनी नई इनेट डीमन एबिलिटी देखी। उसने बिना सोचे डीमन इंटिमिडेशन एक्टिवेट कर दिया। बाकी सारे जैकलोब्स डर से वही बेहोश हो गए। डब्ल्यू ने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। लेवल ग्राइंडिंग लेवल 6 तक। दिन बीतते गए। डब्ल्यू लगातार जैकलोब्स को मारता गया और जल्द ही लेवल 6 पर पहुंच गया, लेकिन छोटी क्रीचर से एक्सपी अब बेहद कम मिलने लगा था। डब्ल्यू जान गया, अब बड़े शिकार का समय आ गया है। एट्रीब्यूट डिलेमा। हर लेवल पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता था। वॉरियर स्ट्रेंथ, असैसिन्स एक्यूरेसी, मैजिशियंस इंटेलिजेंस। डब्ल्यू उलझ गया। पॉइंट कहाँ डाले? उसी समय दूर क्षितिज पर एक विशाल काय परछाई उभरी। जैकलोब किंग, प्रेरी का टायरेंट। लेवल 10। स्टील हार्ड हॉर्न, लाइटनिंग फास्ट एजिलिटी, हाई एचपी, ब्रूटल अटैक्स। और सबसे बड़ी बात, ये बॉस खुद डब्ल्यू ने डिजाइन किया था। रुकीज को सताने के लिए परफेक्ट टॉर्चर बॉस। इसे हराने की यूजुअल स्ट्रैटेजी थी लॉन्ग रेंज अटैक्स, लेकिन डब्ल्यू के पास था बस एक बेचारानुमा शवल। डब्ल्यू ने गहरी सांस ली और अपने सारे 6 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए। अब उसकी एजिलिटी 21 हो चुकी थी और डीमन होने के कारण उसकी फिजिकल एबिलिटी वैसे ही किसी रूकी से कई गुना बेहतर थी। डब्ल्यू ने गर्व से कहा, आज जैकलोब किंग को गिरना है। फाइट बिगिंस। उसने किंग को चिढ़ाते हुए कहा, आए सिंपल माइंडेड रैबिट। किंग की आंखें खून से लाल हो गई। उसने अपना सिग्नेचर बाउंसिंग क्रैश अटैक किया, लेकिन डब्ल्यू नई एजिलिटी के साथ आसानी से बच गया। डब्ल्यू ने प्रोवोक करना जारी रखा। हिम्मत है तो एक हिट लगा के दिखा। गुस्से से पागल किंग ने सारी जैकलोब्स को रैली किया। एक भयानक स्टैम्पेड डब्ल्यू की ओर भाग रहा था। डब्ल्यू मुड़ा और उसकी आंखें फैल गई। पूरी प्रेरी उसके खिलाफ दौड़ रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डब्ल्यू ने तुरंत प्लेयर्स को अलर्ट भेजा। जैकलोब किंग आ गया, सब पीछे हट जाओ।
लेकिन वो सदमे में रह गया। बाकी प्लेयर्स भागने की बजाय इसे एक सुनहरा मौका समझ रहे थे। दुर्लभ लूट ड्रॉप्स के लिए उन्होंने डब्ल्यू का साथ देने का वादा तो कर लिया था, लेकिन नतीजा, अंत में वे खुद ही रिलेंटलेस जैकलोब से जान बचाकर भाग रहे थे। बीच बीच में गालियां देते हुए हालत खस्ता थी, और उन सब के बीच डब्ल्यू बस एक शैतानी मुस्कान देकर हल्के से गुड बाय बोलता हुआ निकल गया। वो आराम से टीम से माफी मांगकर घर लौटने लगा, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए खाना भी बनाना था। उसके पीछे रह गए बस गुस्से से भरे दुश्मन, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खा रहे थे। कुछ देर बाद मास बिल्डिंग की सुरक्षित दीवारों के भीतर डब्ल्यू अपने छोटे से घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही उसकी प्यारी बेटी मुंग खुशी से चीखती हुई उसकी बाहों में कूद पड़ी। डब्ल्यू की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने प्यार से पूछा, बेटी, आज तुम्हारा दिन कैसा था? मुंग हंसते हुए बोली कि लैंडलेडी आंटी ने उसे एक सुंदर सी पिक्चर बुक गिफ्ट की है। यही था उनकी नई जिंदगी का रूटीन, जब से वान डब्ल्यू ने मुंग को गोद लिया था। दयालु लैंडलेडी माँ चोंचो अक्सर मिलने आती थी और मुंग का ख्याल रखने में मदद भी करती थी। वो डब्ल्यू को सख्त लहजे में चेतावनी देना भी नहीं भूलती थी, मुंग के साथ जरा भी बुरा व्यवहार मत करना। बाप बेटी मुस्कुराते रहे। तभी पेट ने जोर से आवाज कर दी। डब्ल्यू ने डिनर बनाने का वादा किया, और मानना पड़ेगा, पेरेंटिंग के सफर में उसकी कुकिंग स्किल्स काफी सुधर चुकी थी। एग फ्राइड राइस, ड्राइड रेडिश राइस, हैम राइस, टोमेटो राइस, सब सीख लिया था। लेकिन जैसे ही उसने पैंट्री और फ्रिज खोला, दोनों ने उसका मजाक उड़ा दिया। वे बिल्कुल खाली थे। उसी पल उसे याद आया, घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। मुंग ने अपने पिता का उदास चेहरा देखा और उसका शर्ट पकड़कर बोली, पापा, मैं हंग्री नहीं हूँ। वो झूठ बोलकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। डब्ल्यू का दिल पिघल गया। पिछले 6 महीनों से उसकी बेटी सिर्फ गरीबों जैसा खाना खा रही थी। थोड़ा सा राइस पर मस्टर्ड, या फिर पतली सी चीनी वाली पॉरेज, या फिर एक ही ब्रेड लोफ जिसे दोनों बांटकर खाते थे। डब्ल्यू ने धीरे से माफी मांगी। उसे पता था कि मुंग के लिए जिंदगी आसान नहीं रही जब से वो उसका गार्डियन बना है। उसने नरमी से पूछा, फ्राइड चिकन खाएगी? मुंग के चेहरे पर पहले चमक आई, फिर धीमे धीमे उतर गई। पापा, अगर हम इतना खर्च कर देंगे तो रेंट कैसे भरोगे? डब्ल्यू ने रेंट, मेंटेनेंस और मेडिकल बिल्स का बोझ महसूस तो किया, पर अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए बोला, कभी कभार अच्छा खाना खा लेने से कुछ नहीं होता। आज हम ट्रीट कर सकते हैं। अपनी जेब में पड़े सिर्फ 121 आरएमबी देखकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुंग से वादा किया कि गरीबी के दिन अब ज्यादा नहीं चलेंगे। इस पोस्ट-पोकैलिप्टिक दुनिया में प्लेयर्स, जिनके पास ताकतवर शरीर, हीलिंग पावर्स और सबसे जरूरी ढेर सारा पैसा, लोगों के असली हीरो बन चुके थे। प्लेयर बनना मतलब था डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना और उनके गिराए हुए मॉन्स्टर क्रिस्टल्स बेचकर कमाई करना। एक सी ग्रेड क्रिस्टल की कीमत 2000 आरएमबी तक जाती थी। डब्ल्यू का सपना था, एक दिन वो भी प्लेयर बनेगा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर 120 आरएमबी का आर्च फैमिली चिकन मील ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खटखटाया गया। खाना आ चुका था। डब्ल्यू और मुंग ने आंसुओं, हंसी और भूख के बीच वो पूरा मील खत्म कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। डब्ल्यू ने प्यार से मुंग को सुलाया, उसके ऊपर कंबल ठीक से ओढ़ाया। नींद में ही मुंग मुस्कुराई और बोली, पापा, फ्रेंच फ्राइज बहुत टेस्टी थे। डब्ल्यू के चेहरे पर एक पिघलती हुई मुस्कान आ गई। वो धीरे से कमरे से बाहर निकला और उसी रात उसने पहली बार महसूस किया, कल से उनकी किस्मत बदलने वाली है। अपनी डिजिटल सैंक्चुरी में लौटते ही डब्ल्यू ने फोरम्स को स्कैन किया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई।
शाम करीब 4 बजे एक अजीबोगरीब घटना घटी थी। जैकलोब किंग, एक लेजेंडरी, लगभग मिथिकल प्राणी, सिटी के आउटर इलाके में अचानक उतर आया था। उसके आते ही खरगोशों का एक मानो सुनामी जैसा झुंड चारों ओर फैल गया। प्लेस तैयार ही नहीं थे। इस फ्लफी आर्मी ने 4 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वे अस्पताल पहुंच चुके थे। डब्ल्यू ने आगे बढ़ा और उसके दिल को हल्की सी राहत मिली। उसके अपने साथी ठीक थे और समय रहते बच गए थे। वो सोचकर ही सिहर उठा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो शायद खुद को कभी माफ न कर पाता। फोरम पर ट्रेंडिंग पोस्ट का आधा हिस्सा तो हमेशा उसी का होता था। कैलेमिटी के बाद से वो लगातार लोगों की मदद कर रहा था, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता, वार्निंग देता था। प्लेस की निगाह में डब्ल्यू अब एक तरह से देवता जैसा बन चुका था। पर देवता भी कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं। जैसे वो काला दिन, 50 मेंबर डंजन एक्सपेडिशन, जिसमें अंत में सिर्फ 2 लोग बचे। लीडर घमंडी था, गाइड को नजरअंदाज करता रहा और नतीजा पूरी एक्सपेडिशन का विनाश। डब्ल्यू मानता था ये उसकी सबसे बड़ी गाइडिंग फेलियर थी। उस घटना के बाद गेम की प्रोग्रेशन एक झटके में बदल गई। नए और भी पेचीदा डंजियंस और पहले से ज्यादा खतरनाक बॉसेस। इस दुनिया का नियम साफ था, 99 जीतें एक गलती से मिट जाती है, और यही बात डब्ल्यू को हमेशा हम्बल रखती थी। इसी वजह से उसने कुछ समय के लिए गाइड्स अपलोड करना बंद कर दिया। अगली सुबह डब्ल्यू एस सिटी के आउटस्कर्ट्स में खड़ा था। एक चौड़ी फैली हुई प्रेरी उसके सामने थी। पैसे कम थे लेकिन इरादा मजबूत। वो खुद भूखा रह सकता था लेकिन मुंह को कभी तकलीफ नहीं होने देता। दूर दिखते बोर्ड्स को देखकर उसे अपना लेवल याद आया। लेवल 6, और आज ही उसे लेवल 10 तक पहुंचना था। प्रोफेशन चेंजिंग मिशन लेने के लिए उसे डंजन में जाकर मॉन्स्टर क्रिस्टल्स इकट्ठा करने थे। फैंग बोर्स आमतौर पर ढीठ और बेहद आक्रामक होते हैं, इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स उनसे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन डब्ल्यू के पास एक गुप्त जानकारी थी। 100 फैंग बोर्स मारने पर एक्सपी डबल हो जाता है, चाहे डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नियम क्यों न हो। वो मुस्कुराया, शोवल उठाई और एक लेवल 3 फैंग बोर कप को खत्म किया। एक्सपी पॉपअप उभरा और उसका कॉन्फिडेंस दोगुना। वो अविश्वसनीय गति से शिकार करता चला गया, पर जीत का एहसास ज्यादा देर नहीं टिक पाया। उसने पीछे से भारी सांसों की आवाज सुनी। एक कोलोसल एनरेज्ड बोर उसके पीछे खड़ा था, जैसे मौत चुपचाप उसका नाम पुकार रही हो। सॉरी भाई, गलती मेरी थी, कहकर वो जान बचाने के लिए भागा। अचानक नोटिफिकेशन आई, डीमन इमिटेशन स्किल रीसेट। डब्ल्यू रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक ठंडी खतरनाक चमक थी। अब मेरी बारी है। स्किल सक्रिय होते ही बोर्स डरकर पीछे हट गए। डब्ल्यू ने बिजली सी तेजी से सबको ढेर कर दिया। हर किल पर 50 एक्सपी मिल रहा था और थोड़ी देर में वो लेवल 10 पर पहुंच गया। प्रोफेशन चेंजिंग क्वेस्ट अनलॉक हो चुका था। इंटरफेस चेक करते ही उसे सुकून मिला। गोल पूरा। थोड़ा समय जरूर लगा, पर अभी भी वक्त उसके पास था। डीमन रेस के नए क्वेस्ट के अनुसार उसे स्काई ट्री के उत्तर में 1 घंटे के भीतर डीमन वुल्फ डंजन कॉन्कर करना था। इस मैजिकल दुनिया में 2 तरह के डंजन्स होते थे। एक, अंडरग्राउंड डंजन्स, स्थायी जगह रीसेट होने वाले। 2, फिक्स्ड स्पेशल रिफ्ट्स, शहरों या जंगलों में रैंडमली स्पॉन, और अगर समय पर क्लियर ना हो तो उनके मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में निकल आते हैं। मिशन कठिन था, जैसे सिस्टम ने जानबूझकर उसके खिलाफ साजिश रची हो। न्यूक्लियर अटैक के बाद स्काई ट्री के आसपास एक पावरफुल डिफेंस शील्ड बन चुका था। कार जाए तो ब्लास्ट, जेट जाए तो स्टॉल, सिग्नल्स गायब। मतलब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, बस हॉर्स कैरेजेस चलती थी, जिन्हें मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मंजूरी दी थी।
सफर के दौरान डब्ल्यू ने स्काई ट्री के आसपास अनटच्ड प्रेरी को देखा, इंसानी छुअन से दूर, प्रकृति अपनी सबसे रॉ, सबसे खूबसूरत शक्ल में। डीमन वुल्फ डंजन पहुंचते ही उसकी रगों में बिजली सी एक्साइटमेंट दौड़ गई। एम और पीजीएस की तरह यहाँ भी कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो इसी डंजन में स्पेशलाइज करते थे। कैरी टीम्स जो दूसरों के मिशंस पूरा करने में मदद करती थी, प्लेयर्स को रेयर क्रिस्टल्स और सुपीरियर गियर का लालच देकर अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन उनकी सर्विसेज की कीमत भी उतनी ही भारी होती थी। एक रैंडम प्लेयर ने हमारे हीरो को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया, पर जैसे ही उसने सुना कि एक ट्रिप की फीस 20,000 RMB है, वो वही जम गया। 6 for 5 डिस्काउंट डील के बाद भी कीमत बेहुदा थी। हीरो ने विनम्रता से मना कर दिया। अगली नजर एक ऐसी टीम पर पड़ी जिसे वो पहले भी मिल चुका था। इस बार उनके कैरेक्टर्स कहीं ज्यादा मजबूत लग रहे थे। उनकी गियर पहले से कई गुना सुपीरियर चमक रही थी। तभी लेवल 19 का फॉर्मिडेबल प्लेयर चेन शिन सामने आया। हीरो झट से घबरा गया और अपनी इन्वेंट्री खोलने लगा। वो क्लियरली एनोनिमस रहना चाहता था। चेन शिन ने अलायंस प्रपोज किया। उनकी टीम को बस एक सदस्य और चाहिए था, और वो सीधे हमारे मास्क हीरो को इनवाइट करता है। हीरो ने मास्क पहना, आवाज धीमी की और झूठ बोल दिया कि वह एक माइनर है, डंजियंस में मॉन्स्टर क्रिस्टल्स खोजने वाला, कोई फाइटर नहीं। चेन शिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लूट डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल था। इक्विपमेंट कोर टीम में बांटी जाएगी। क्रिस्टल्स का हिस्सा हमारे मास्क हीरो को बराबर मिलेगा। टीम की गियर और स्किल्स देखकर हीरो ने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया। ये डील फायदेमंद है। उसने ऑफर स्वीकार कर लिया। डंजन का गेट खुला। अंधकार मानो उन्हें निगलने को तैयार खड़ा था। स्काई ट्री की इंटरफेरेंस से सारी टेक्नोलॉजी बेकार थी। सिर्फ टॉर्चेस ही सहारा थी। हीरो ने अपनी डीमन आइज एक्टिवेट की और टीम का अनऑफिशियल गाइड बन गया। डंजन की वॉल्स और फ्लोर्स में एम्बेडेड चमकते हुए रेडिएंट क्रिस्टल्स देखकर पूरी टीम दंग रह गई। कैजाई ओजोंग लेवल 18 माइनर एंथुसियास्ट उन्हें तोड़ने ही वाला था कि चेन शिन ने सख्ती से उसे रोक लिया। अचानक अंधेरे से एक भारी बीस्टली सिलुएट निकला। लेवल 12 आर्मोर्ड डीमन वुल्फ। फाइट शुरू। चेन शिन ने वुल्फ का अटेंशन खींचा। एक एरो बिजली की रफ्तार से उड़कर दूसरे वुल्फ की आंख में जा लगा। चुन शिन ने मौका पाते ही उसका सिर उड़ा दिया। गुइजन का टाइमली मैजिक चुन शिन को एक और वुल्फ के अटैक से बचा लेता है। वुल्फ्स के खत्म होते ही चेन शिन सबको रेस्ट लेने को कहता है और हीरो को चेतावनी देता है कि आगे डेंजर असली वाला है, माइनिंग पर फोकस रखो। टीम आगे बढ़ जाती है। हीरो अकेला रह जाता है। डंजन बॉस ठीक उसके नीचे मौजूद था। 1 घंटा बीत जाता है। हीरो लगातार मेहनत से डिगिंग कर रहा था। जैसे ही वो नीचे उतरता है, एक आर्मोर्ड डीमन वुल्फ उसे नीचे से घूरता हुआ दिखता है। अगले ही पल एक तेज पागलपन भरा हमला। हीरो एक तेज साइड स्टेप से बच तो गया, लेकिन क्लॉस उसकी स्किन को हल्का चीर गई। 10 HP गॉन। वुल्फ जैसे ही गिरा, हीरो ने झट इन्वेंट्री खोली और एक डेड जैकलोप बाहर निकाला। वुल्फ ने जैसे ही बनी देखा, वो तुरंत डोसाइल, ऑलमोस्ट क्यूट पपी की तरह शांत हो गया। हीरो मुस्कुराया। उसे पता था आर्मोर्ड डीमन वुल्व्स जैकलोप्स के दीवाने होते हैं। उसने बनी वुल्फ की ओर उछाल दिया। वुल्फ डिस्ट्रैक्टेड होते ही हीरो ने उसके अंडरबेली, उसकी कमजोर जगह में ब्लेड घूम दिया। पॉपअप आर्मोर्ड डीमन वुल्फ स्लेन प्लस 100 XP। विक्ट्री ने उसकी डिटर्मिनेशन और बढ़ा दी, लेकिन राहत एक पल की थी। पीछे से रसलिंग, ग्राउल्स और फिर पूरी वुल्फ टाइड उसकी तरफ दौड़ रही थी। जैकलोप की खुशबू ने सबको खींच लिया था। हीरो सीधा रोप की ओर भागा और पलक झपकते ही ऊपर चढ़ गया। वुल्व्स नीचे से पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। हीरो उन पर हंसता है, लेकिन अचानक उसे दिखता है
वो वुल्व्स दिशा बदलकर चेन शिन की टीम की ओर भाग पड़े हैं। हीरो के सीने में गिल्ट की भारी लहर दौड़ गई, पर उसे टीम की क्षमता पर भरोसा था। वे जैकलोप किंग से बचकर निकले थे, स्ट्रॉन्ग थे, सर्वाइविंग थे। हीरो ने एक एरो दागा जो सीधे एक वुल्फ की आंख में धंस गया। वो चिल्लाकर चेन शिन से पूछता है, ये वुल्व्स इतने एग्रेसिव क्यों हैं? पर जवाब मिलने से पहले एक वुल्फ उछलकर जेडायो झंग के आर्म में दांत गड़ा देता है। कुछ गड़बड़ थी। वुल्व्स आमतौर पर इतने उन्मादी नहीं होते। चेन शिन ने स्वॉर्ड से वुल्फ को किक मारकर हटाया और आदेश गरज कर दिए, सब अलर्ट हो जाओ। जिन यंग, जाओ जियांग के घाव ट्रीट करो। कैजाई, सराउंडिंग वुल्व्स पर फायर बॉल्स फेंको। यूकोंग, स्टेटस चेक करो, हमें शायद कर्ज हिट किया है। जैकलोप किंग की लड़ाई से अभी अभी निकले थे और अब ये नया नाइटमेयर। कैजाई ने एक विशाल फायरबॉल फेंका, लेकिन वुल्व्स ने उसे आसानी से डॉज कर लिया और पूरी टीम पर एक साथ टूट पड़े। वे पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गए। उन्हें तुरंत चुन शिन को रणनीतिक पीछे हटने का सुझाव दिया, क्योंकि दोनों जानते थे कि हालात उनके खिलाफ कितने खतरनाक थे। अपना विशालकाय कुल्हाड़ा हाथ में लेकर वो ने इस अद्भुत संसार में अपनी यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए जगह जगह चेक पॉइंट्स और छुपे हुए सरप्राइज लगा रखे थे। डेमन वुल्फ डंजन के गहरे हिस्से में उसका सबसे बड़ा ईस्टर एग छुपा था, एक गुप्त सुरंग जो खिलाड़ियों को बिना एक भी लड़ाई किए सीधे बॉस रूम तक ले जाती थी। आम खिलाड़ी पारंपरिक रास्ते से बॉस तक पहुंचते, मगर वो ने एक छुपा हुआ टनल बनाया था जो सीधे बॉस चेम्बर तक जाता था। बॉस को परेशान न करने के लिए वो ने अपनी इन्वेंट्री टटोली और एक रोस्टेड पेग निकाला, लेकिन ये साधारण खाना नहीं था। उसमें उसने नींद लाने वाले मशरूम, भारी भरकम स्लीपिंग पिल्स और थोड़ी सी शराब मिलाकर एक परफेक्ट सेडेटिव बना दिया था। वो चुपके से दो सिर वाले वुल्फ के पास गया और खाना रखकर तुरंत पीछे हट गया। वुल्फ ने हलचल महसूस की, रोस्टेड पिग को देखा, थोड़ी देर उलझा, लेकिन भूख जीत गई। एक सिर खाने पर टूट पड़ा तो दूसरा सिर गुस्से से दहाड़ उठा और दोनों एक दूसरे से ही भिड़ गए। वो ने माथा पकड़ लिया, यार 2 रोस्टेड पिग बनाने चाहिए थे। वो दुआ कर रहा था कि ये शोर बॉस को न जगा दे। कुछ ही पलों में सेडेटिव असर दिखाने लगा और डबल हेडेड वुल्फ गहरी नींद में धंस गया। राहत की सांस लेकर वो लुकास, हाफ बीस्ट मैन, की तरफ बढ़ा। लुकास बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन उसके पास एक लेवल की जाइंट एक्स थी जिसका टॉर्नेडो डांस स्लैश काफी खतरनाक माना जाता था। उस हथियार की अटैक पावर 50 थी और वो असल में बीस्टमैन कबीले के चीफ का वारैक्स था जिसे लुकास चुरा लाया था। वो को याद आया कि उस कुल्हाड़े के लिए लेवल 25 की आवश्यकता थी और वो पछताते हुए कुल्हाड़ा उठाने ही वाला था। तभी उसकी हल्की सी हरकत से बॉस जाग गया। वो ने झट से एक्स इन्वेंट्री में डाली और उसके चार्ज को डॉज किया, लेकिन एक तेज उड़ता मलबा उससे टकरा गया। उसका 20 HP कम हो गया। उसे समझ आ गया, अगर सीधा वार लगा तो आधी हेल्थ उड़ जाएगी। बॉस की दूसरी चार्ज से बचकर वो ने जल्दी से लाओ जंग का स्पाइसी रैबिट हेड खा लिया, जिससे 5 पॉइंट की स्पीड बूस्ट मिल गई और उसके बनी स्लेयर टाइटल ने 10 मिनट का बरसक स्ट्रेंथ बूस्ट दिया। अब वो दोनों फावड़े, डुअल शोवल्स, हाथ में लेकर पूरी तरह तैयार था। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, मिशन पूरा करने के लिए केवल 14 मिनट शेष। बॉस ने एक जोरदार पंच मारा। वो ने फावड़े से ब्लॉक किया, चिंगारियां उड़ गई। उसने काउंटर में 15 डैमेज दिया, जो उस राक्षस के लिए कुछ भी नहीं था। सीधा सामना करता तो उसे करीब 200 हिट्स चाहिए होते और वो अकेला था। अचानक बॉस ने एक भारी पत्थर बिजली की गति से फेंका। वो बच नहीं पाया। इस बार 60 HP चला गया। दीवार से टकराते ही उसे समझ आया, खेल ने क्रीचर की कठिनाई अपग्रेड कर दी है। उधर बॉस सोए हुए वुल्फ को जगाने की कोशिश करने लगा और लुकास भी वुल्फ को थप्पड़ मारकर उठाने में लगा था।
वो चीख पड़ा, भाई मैं यहाँ अकेला मर के लड़ रहा हूँ और तू अपने दोस्त को जगा रहा है। वो ने स्टैट्स चेक किए। स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर वुल्फ जाग गया तो गेम खत्म। ताकत बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए। शायद अभी मैं गेम का सबसे तेज लेवल 10 प्लेयर हूँ, उसने सोचा। नए उफान के साथ उसने फावड़ों से 3 तेज वार किए, 18 और 20 डैमेज। बीस्ट ने पंजा घुमाया, लेकिन वो हवा में घूमते हुए टॉर्चेस बुझा गया। पूरी जगह घोर अंधेरे में डूब गई। वो मुस्कुराया, बस यही चाहिए था। उसकी डेमन आईज अंधेरे में बिल्कुल साफ देख सकती थी। बीस्ट उसकी उपस्थिति महसूस करके ब्लॉक करने ही वाला था, लेकिन वो हवा में तैरता हुआ एक जोरदार युद्धनाद करते हुए उसकी गर्दन में सीधा फावड़ा घुसा देता है। हाई क्वालिटी हिंदी रीराइट, सिनेमा स्टाइल। वो ने क्रिएचर के सबसे कमजोर बिंदु पर वार किया। उस एक हमले से 130 डैमेज गया और उसका एचपी 2000 से गिरकर 1817 रह गया। बीस्ट ने तुरंत पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वो तो पल भर में वहां से गायब हो चुका था। जब बीस्ट उसे ढूंढ ही रहा था, हवा चीरती एक शवेल उसकी तरफ उड़ती हुई आई। उस मौके का फायदा उठाते हुए वो ने उसका दूसरा कमजोर बिंदु, घुटना, भेद दिया। बीस्ट कुछ पल के लिए पूरी तरह पंगु हो गया। ये गोल्डन मोमेंट पकड़कर वो ने उसकी आंखों पर गहरा वार किया। बीस्ट की नजर धुंधली हो गई और 120 डैमेज और जुड़ गया। अंधेरी डंजन में वो राक्षस जोर से धड़ाम से गिर पड़ा। वो के चुपके, सटीक और घातक वारों का जीवित प्रमाण। वो फुर्ती से उसकी ओर बढ़ा, मगर लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। अचानक क्रोध में पागल बीस्ट ने पास पड़ी लौहचेन उठाई और वो पर झपटा। ये अप्रत्याशित हमला वो को पूरी तरह ऑफ गार्ड ले गया। वो जमीन पर जा गिरा। इस एक वार ने उसके 75 एचपी छीन लिए। अब उसके पास सिर्फ 100 बटा 250 एचपी बचे थे। दर्द से कराहते हुए वो ने इन्वेंट्री खोली। ठंडी हवा में उसकी गाली गूंज उठी, क्योंकि तभी बीस्ट का एक और हमला उस पर टूटने वाला था। सिस्टम ने चेतावनी दी, अडेप्टिंग डार्क के अनुकूल हो रही है। अब वक्त के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। वो ने तुरंत एक मीडियम ग्रेड हीलिंग पोशन पी लिया। 10 सेकंड में 100 एचपी रिकवर होने वाले थे। जैसे ही हेल्थ बढ़ी, वो सीधा बीस्ट के सामने खड़ा हो गया, फाइनल शोडाउन के लिए तैयार। वो उछलकर बीस्ट के सिर पर शवेल ले आया, फिर चेहरा, कंधा, बाजू और ठोड़ी पर लगातार प्रहार। बीस्ट का एचपी गिरते गिरते 650 बटा 2000 रह गया। तभी एक और चेतावनी चमकी, हफबीस्ट में लूका इज एंटरिंग बर्सर्क मोड। एचपी 1/3 होते ही वो गुर्राते हुए बर्सर्क स्टेट में चला गया। एक ही पल में उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई कि वार दिखा भी नहीं। वो ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन हमला इतना भारी था कि शवेल टूटकर बिखर गई। घूंसा सीधा उसके पेट पर लगा। वो दीवार से टकराते हुए गिर पड़ा और 100 एचपी घट गया। अब वो मौत के किनारे था। एक और वार और कहानी खत्म। बीस्ट उसके ऊपर छाया, अंतिम वार का तैयार। लेकिन वो ने आखिरी सेकंड में रोल करके वो हमला बचा लिया और खड़ा हुआ, आंखों में एक ठंडी सोच। अब मेरी बारी। टाइमर चेक किया। मिशन के लिए सिर्फ 4.5 मिनट बचे थे। उसका बर्सर्क मोड 12 सेकंड में उपलब्ध होने वाला था। सभी स्टैट्स 20% बढ़ गए। ये रूप छोटा जरूर था, पर इस शक्ति से वो लेवल 30 खिलाड़ी को भी चित कर सकता था। बर्सर्क मोड में दहाड़ता लूका भी एक पल के लिए डर गया। बीस्ट ने पत्थर पटक कर फेंके, लेकिन वो बिना पलक झपकाए एक भयावह शांति के साथ आगे बढ़ता गया। एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ आया। वो ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और एक हाथ से चूर चूर कर दिया। हल्की मुस्कान के साथ बोला, तैयार हो? अब असली लड़ाई शुरू होती है। वो छलांग लगाकर बीस्ट के पास पहुंचा और उसके चेहरे और ठोड़ी पर ताबड़तोड़ पंच बरसाए। हर बार 130,
170 डैमेज का। लेकिन एक समस्या थी, ध्रुव सिर्फ 30 सेकंड टिकता है। इस विंडो में अगर वो बीस्ट को नहीं मार पाया तो पूरी लड़ाई उसके खिलाफ पलट जाएगी, इसलिए 1 सेकंड की भी राहत मना थी। उधर चुनशिन की टीम डंजन का पहला लेवल साफ कर चुकी थी। जाओ झांग ने राहत की सांस ली, जबकि जेनजी अपनी टूटने वाली मैजिक वैन को देखकर चिंतित थी। तभी डंजन में एक गहरी खतरनाक गरज गूंजी। जाओ झांग घबरा उठा। ये कैसी आवाज है? जेनजी ने कहा। लगता है नीचे कोई भयंकर लड़ाई चल रही है। चुनशिन ने टीम को आराम करने को कहा, लेकिन खुद पूरी तरह सतर्क रहा। सिर्फ 1 मिनट बाद जब वे बॉस रूम के पास पहुंचे, एक अनपेक्षित नोटिफिकेशन सामने चमका। लूका के इस सवाल पर कि उन्होंने इतनी आसानी से डंजन कैसे क्लियर कर लिया, पूरी टीम हल्की सी उलझन में थी। उधर डीमन वुल्फ डंजन के बॉस रूम में वो अकेला और 3 बार लेवल अप हो चुका था। एक चमकदार पॉपअप उसकी स्क्रीन पर उभरा, उसे प्रोफेशन चेंज मिशन पूरा करने पर बधाई देते हुए। थका हुआ लेकिन संतुष्टि से भरा, वो ने अपने हासिल किए गए लूट पर नजर डाली। सारा सामान चेक करते हुए उसकी निगाह अचानक एक अजीब सी चीज पर अटक गई। एक रहस्यमयी नेकलेस जिसका लेवल, इफेक्ट और रेयरिटी सब अननोन। वो तुरंत समझ गया, ये तो पक्का कोई हाई टियर ट्रेजर होगा। क्रिस्टल्स के ढेर के बीच एक परफेक्ट क्वालिटी ब्लू मैजिक क्रिस्टल भी दमक रहा था। ये रेयरेस्ट टियर होता है। परफेक्ट ब्लू की चमक तो प्योर क्रिस्टल्स को भी फीका कर दे। वो की आंखें चमक उठीं। उसे ख्याल आया कि आज रात वो और मायने किस शान से ये लूट एंजॉय करेंगे। मायने का वो प्यार भरा कन्फेशन याद आते ही उसके चेहरे पर एक और बड़ी मुस्कान फैल गई। टूटी हुई शवल्स को देखकर उसने सोचा, अब एक अच्छे क्राफ्ट्समैन को ढूंढना पड़ेगा। शवल अब उसकी पहचान बन चुका था और उसे एक ड्यूरेबल स्पेशल ग्रेड वेपन चाहिए था। जब उसने रहस्यमयी नेकलेस को उठाया तो वो फिर उलझ गया। इसकी वैल्यू मुझे समझ क्यों नहीं आ रही? क्या गेम ने कोई रैंडम रेयर ड्रॉप दे दिया? वो अभी इन्हीं ख्यालों में मग्न था कि तभी उसे फुटस्टेप सुनाई दिए। बॉस रूम की ओर बढ़ते हुए स्टोन दरवाजा खुलने वाला था और वहां 2 सिर वाला थोरस अब भी सोया हुआ। बीस्ट का शरीर हिलने लगा, मतलब लड़ाई बस शुरू होने वाली थी। वू को पता था स्टोन दरवाजा खुलते ही थोरस जाग जाएगा और इतनी बड़ी एंटिटी को नींद में रखना नामुमकिन है। वो ने थक कर सांस छोड़ी और गेम के अदृश्य आर्किटेक्ट को मन ही मन कोसा। बीस्ट की सेंसेस तेज हो रही थी, यानी अभी का अभी निकलना जरूरी था। उसने एक साइड की रस्सी पकड़ी, वही उसका एस्केप रूट था। एक झटके में वो ऊपर चढ़ गया, बाकी बची दुश्मन भीड़ को चुनशिन की टीम के भरोसे छोड़ते हुए। बॉस तो वो पहले ही निपटा चुका था। उधर चुनशिन की टीम बॉस रूम पहुंचती है और हैरान रह जाती है। स्टोन दरवाजा कभी खुला ही नहीं, लेकिन बॉस मरा हुआ पड़ा था। जेनजाई की आंखें फैल गई। उन्होंने हकलाकर पूछा, ये डंजन आखिर काम कैसे करता है? उनका कंफ्यूजन और बढ़ गया जब उन्हें हाफ बीस्टमैन लूका की लाश मिली। एक्सायो जियांग ने अंदाजा लगाया, शायद 2 सिर वाला वुल्फ ही गद्दार बन गया हो। शायद उसी ने बॉस को ही खत्म कर दिया हो। थोरस ने उनकी आवाज सुनी और पागलपन से गुर्राते हुए उन पर टूट पड़ा। ये डंजन उनके लिए बस कठिन नहीं, सीधा मनोवैज्ञानिक अत्याचार बन चुका था। फिर भी टीम ने हिम्मत जुटाई और आखिरकार थोरस को गिरा दिया। बेरहम सच सामने आया। एक्सायो झंग ने झेमते हुए कहा, ये पूरा डंजन ट्रिप ऑलमोस्ट बेकार गया। एक कीमती आर्टिफैक्ट खो दिया, कुछ लोटियर क्रिस्टल्स मिले, बचे हुए सब वर्थलेस आइटम्स, और एक हथियार तक नहीं मिला। सब अपने अपने फ्रस्ट्रेशन में डूबे हुए थे कि तभी डिंग, एक सिस्टम नोटिफिकेशन पूरी स्क्रीन पर फैला। डीमन वुल्फ डंजन कंप्लीशन टाइम 58 मिनट्स 02 सेकंड्स। न्यू ग्लोबल रिकॉर्ड
पूरी दुनिया को दिखाया जाने वाला वर्ल्ड वाइड मैसेज तैयार था। सिस्टम ने पूछा, क्या आप अपनी आइडेंटिटीज छुपाना चाहते हैं? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद चुन शिन ने दृढ़ता से कहा, नेम्स रिवील कर दो। फिर सिस्टम ने पूछा, टीम के लिए कोई कूल नाम चुनना चाहेंगे? कई विकल्प दिमाग में घूमे। फिर उन्होंने एक नाम चुना, फ्लेम लिजर्ड स्क्वाड। और उसी पल पूरी दुनिया ने उस टीम का नाम सुना। दुनिया भर में जब फ्लेम लिजर्ड स्क्वाड की जीत का ऐलान गूंजा, तब शेंजन शिन, कई जाई, ओजियन, ची जिनजाई, यूकान और जुआंग डब्ल्यू सभी को डीमन वुल्फ डंजन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सम्मानित किया गया। हर सदस्य को विशेष उपाधि मिली, वुल्फ हंटर। पूरी खिलाड़ी समुदाय हैरान थी। आर्टिफैक्ट्स का सहारा लेने के बावजूद केवल 58 मिनट में डंगेन क्लियर करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जेडायो झंग ने चुन शिन को भरोसा दिलाया कि इस नई लोकप्रियता से अब शीर्ष स्तरीय गिल्ड्स के दरवाजे उनके लिए खुल सकते हैं। वुल्फ हंटर उपाधि के फायदे भी इंटरफेस में चमक रहे थे। डंगेन को 1 घंटे के भीतर साफ करने पर आक्रमण शक्ति में 7% की बढ़ोतरी। सबकी निगाहें तब डब्ल्यू पर गई, जो डंगेन की पहली मंजिल पर आराम से पानी पी रहा था। लोगों को पूरा यकीन था कि उसे भीतर से कोई अनमोल, बेहद शक्तिशाली वस्तु मिली होगी। लेकिन जैसे ही जमीन पर कुछ बिखरे से क्रिस्टल दिखे, जेडायो झंग का मूड तुरंत बिगड़ गया। वो डब्ल्यू पर बुरी तरह बरस पड़ा। बस इतना? खुदाई का क्या फायदा हुआ? डब्ल्यू ने समझाने की कोशिश की कि उसकी फावड़ियां टूट गई थी, लेकिन जेडायो झंग का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। पोषण का खर्चा, बर्बाद समय और बेकार खोदने वाला, सब कुछ उसी पर डाल दिया गया। ऊपर से नियम ये था कि उपाधि तो डब्ल्यू के पास रह सकती थी, पर सारे मैजिक क्रिस्टल टीम को मिलेंगे। मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं। इसी उदासी के बीच एक अप्रत्याशित रोशनी आई। ची जिन जाई वापस लौटी और उसने चुपचाप एक क्रिस्टल उसके हाथ में रख दिया, अपना वादा पूरा करते हुए। डब्ल्यू की आंखों में सच्चे आभार की चमक थी। उसने हिचकते हुए पूछा, तुम्हारा नाम और क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। ची जिनजाई, उसने कोमलता से कहा, फिर अपना नंबर थमा दिया। साथ में चेतावनी, डंगेन बंद होने वाला है, जल्दी निकलो। डब्ल्यू ने चुपचाप सिर हिलाया। डंगेन के बाहर खिलाड़ियों की भारी भीड़ इंतजार कर रही थी। जैसे ही द्वार खुला, तालियों की गड़गड़ाहट फैल गई। गिल्ड निमंत्रण, रणनीति पूछने वाले सवाल और लूट के बदले सौदे। भीड़ पूरे जोश से उन पर टूट पड़ी। इस भगदड़ से तंग आकर डब्ल्यू बिना किसी की नजर में आए भीड़ से फिसलकर एक शांत कोने में जाकर बैठ गया। वहां उसने गेम इंटरफेस खोला। आखिरकार उसका प्रोफेशन बदलने का मिशन पूरा हो चुका था। डेमन प्रोफेशन, एक संक्षिप्त परिचय। डीमन वॉरियर, मजबूत, पत्थर जैसी रक्षा, सामर्थ्य से भरा योद्धा। डीमन हंटर, ऊंची फुर्ती, तेज हमले, फुर्ती को शुद्ध आक्रमण शक्ति में बदल देने की क्षमता। डीमन वॉरलॉक, आत्मिक जादू, उपचार मंत्र और मृत्यु आत्माओं व कंकालों को बुलाने की शक्ति। एक शक्तिशाली वारलॉक पूरी सेना का सामना कर सकता है। डब्ल्यू का स्वभाव तौलमोल वाला था, इसलिए तय करना आसान नहीं था। वॉरियर बने, हंटर या फिर वारलॉक? दिल कह रहा था, काश मैं तीनों की शक्ति ले पाता, लेकिन गेम ने साफ लिखा था, एक ही चुन सकते हो। दूसरा तभी मिलेगा जब तुम्हें हीरो सर्टिफिकेट मिले। उसने एक पल को देवी की मदद लेने का सोचा, पर तुरंत ही डर गया। नहीं, उसका गुस्सा बहुत भारी पड़ेगा। आखिर में उसने डीमन हंटर चुना, क्योंकि फुर्ती को आक्रमण में बदलने की कला उसे सबसे ज्यादा सूट करती थी। चमकीली रोशनी फैली। सिस्टम ने पुष्टि की, प्रोफेशन डीमन हंटर, नए आंकड़े, स्टैट्स, स्तर 13, अनुभव 120/380, उपाधियां रैबिट हंटर, वुल्फ हंटर, स्वास्थ्य HP 300, माना
150, शक्ति प्लस 28, फुर्ती प्लस 28, शारीरिक क्षमता प्लस 14, बुद्धि प्लस 12, अनुभूति प्लस 13। 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स अभी भी बाकी थे। उन्हें कहाँ लगाना है, इसका फैसला डब्ल्यू को बाद में करना था। लेकिन सबसे रोमांचक चीज थी उसका नया कौशल, हंट मार्क। यही स्किल उसे असली डीमन हंटर बनाता था। इससे वो किसी भी लक्ष्य को मार्क कर सकता था और फिर उसकी सटीक लोकेशन हर पल उसकी नजर में रहती थी। मार्क लगते ही उसका डैमेज दोगुना हो जाता था और दुश्मन का सबसे कमजोर बिंदु एक्ल्स हील भी साफ दिख जाता था। हंट मार्क एक समय में सिर्फ एक टारगेट पर लग सकता था और जैसे ही टारगेट मरता, स्किल का कूल डाउन तुरंत रीसेट। लेकिन अगर स्किल फेल हो जाए तो सीधा 24 घंटे की सजा। इसको एक्टिवेट करने में 50 मना लगता था, पर डब्ल्यू के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, खासकर 1-on-1 लड़ाइयों में। दूसरी तरफ खतरा बढ़ चुका था। प्लेयर एसोसिएशन के नर्व सेंटर में बिंग्यून ने अपने सुपीरियर ले क्यू को रिपोर्ट दी। स्काईलाइन ट्री के पश्चिमी युद्ध क्षेत्र वेस्टर्न बैटल ग्राउंड में एक भयानक जंग चल रही थी। गॉडेस मार्शल आर्टिस्ट गिल्ड वर्सेस डार्क एल्व्स की भीड़। नतीजा 40 खिलाड़ी मारे जा चुके थे। गॉडेस मार्शल आर्टिस्ट खुद गायब थी। क्लैन का कोलीडर भी मर चुका था। ये गिल्ड खास थी, मिलिट्री जुरिस्डिक्शन के अंदर आती थी और डंजन से ज्यादा ओपन फील्ड बैटल्स पसंद करती थी। खबर सुनते ही ले क्यू की टेंशन बढ़ गई। बिंग्यू ने बताया कि ये जानकारी स्ट्रिक्टली कंट्रोल की गई है ताकि शहर में दहशत न फैले। लेकिन हालात और बिगड़ गए जब बिंग्यू ने कहा, हायर अप्स ने आदेश दिया है कि बाकी गिल्ड्स को भी फ्रंटलाइन पर भेजो। उधर एस सिटी से दूर स्काई ट्री शील्ड क्रॉस करते हुए एक आदमी घोड़े वाली गाड़ी में सफर कर रहा था। शील्ड पार करते ही उसका फोन अचानक एक्टिव हो गया। नोटिफिकेशंस की बारिश। माँ के गुस्से भरे मैसेज पढ़कर उसे पता चला कि मुंह की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एस सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल। एक शांत सफेद सी कमरे में माँ हमंग के बिस्तर के पास बैठी थी, सिप छीलते हुए। तभी डब्ल्यू घबराहट में कमरे में घुसा। हमंग कैसी है? माँ ने चाकू पकड़े पकड़े उसे चुप कराया। हमंग अभी अभी सोई है। उसका गुस्सा साफ था। उसने डब्ल्यू को डांटा क्योंकि वो कई दिनों से गायब था, जबकि मुंह का बुखार बढ़ता जा रहा था। डब्ल्यू ने सफाई दी। वो पैसे कमाने में लगा हुआ था। माँ ने शक से पूछा, कमाए भी कुछ? इस पर डब्ल्यू उत्साहित हो गया। उसने बताया कि हाँ, इस बार उसने अच्छी कमाई की है। वो किराया, अस्पताल के बिल, पानी की लीक और वो टीवी जो मुंह ने तोड़ दिया था, सब भर सकता है। माँ को भरोसा नहीं हुआ। डब्ल्यू ने अपनी इन्वेंट्री से परफेक्ट ब्लू क्रिस्टल्स निकाले और दे दिए। इनको बेच देना, सब खर्च निकल जाएगा। माँ चौंक गई। तुम दंगे में गए थे? डब्ल्यू ने कंधे उचका दिए। बस मायना बनना चाहता हूँ। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। नर्स आई और बोली, यहाँ हमंग का रिलेटिव कौन है? डॉक्टर जून आपसे बात करना चाहते हैं। डब्ल्यू और माँ दोनों ने एक साथ कहा, मैं। दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। डब्ल्यू ने कहा कि वो जाकर डॉक्टर से मिल लेता है। डॉक्टर जून का ऑफिस। तैयार रहिए, डॉक्टर जून ने कहा और हमंग की रिपोर्ट डब्ल्यू को थमा दी। डब्ल्यू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डायग्नोसिस। हमंग के शरीर में मैजिक एलिमेंट्स का स्तर बेहद खतरनाक है। मैजिक एलिमेंट सिंड्रोम। ये वही बीमारी थी जो नए युग में कैंसर से भी ज्यादा डरावनी मानी जाने लगी थी। जब मिस्टीरियस गेम अर्थ पर उतरा और माहौल बदल दिया, तब हवा में मैजिक एलिमेंट पार्टिकल्स फैल गए। अधिकतर लोग इनसे प्रभावित नहीं होते, पर कुछ लोगों के शरीर इन पार्टिकल्स को लगातार सोखते रहते हैं और फिर विनाश शुरू होता है। लगातार बुखार, थकावट, भूख गायब, काले धब्बे, शरीर का शटडाउन। इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ टेम्पररी आराम।
लेकिन डॉक्टर जून की आवाज और भारी हो गई। मंक लेवल्स एक सामान्य मरीज की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। दर्द से टूटा हुआ डब्ल्यू एक बेंच पर चुपचाप बैठा था, मंक की प्रोग्नोसिस रिपोर्ट को मजबूती से पकड़े हुए। इतनी तबाही के बाद भी मंक का जिंदा बच जाना एक चमत्कार ही था। लेकिन डब्ल्यू समझ चुका था, अब हार मानना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि वो बैरियल ग्राउंड जाएगा, वो जगह जहां लोगों का मानना था कि लासो स्टेयर्स मिली थी, एक एस रैंक की क्यूरेटिव दवा जो किसी भी बीमारी को जड़ से मिटा सकती थी। ये आइटम लाइट एंड होप की देवी के नाम पर था और किंवदंतियों के अनुसार उसके आंसू चमत्कारिक उपचार करने की क्षमता रखते थे। लेकिन आयरनी ये थी कि ऐसा पवित्र आइटम मौत के प्रतीक माने जाने वाले बैरियल ग्राउंड में छिपा था। वो डंजियन बहुत खतरनाक था, सिर्फ सोलो एंट्री, और वो भी लेवल 10-30 के खिलाड़ियों के लिए। डब्ल्यू जानता था ये उसका सबसे बड़ा और अकेला मिशन होने वाला था। वापस लौटना शायद किस्मत का खेल होगा, पर उसे अपनी ग्रोथ पर भरोसा था। वही लड़का जो कभी सिर्फ एक हॉर्न रैबिट मार पाता था। घर में मुंह के रूम में माँ ने डब्ल्यू से डॉक्टर की रिपोर्ट का सच पूछा। डब्ल्यू ने सच्चाई छुपा ली, बोला कि बस हल्का बुखार है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। माँ झुंझला गई। $3000 तो सुबह ही दे दिए थे। फिर भी वो नरम पड़ गई, बोली रेंट बाद में दे देना, पहले मुंह ठीक हो जाए। उनकी दया और चिंता देखकर डब्ल्यू की आंखों में आंसू आ गए। माँ हंसते हुए बोली, मुंह न होता तो तुम्हें तो कब का घर से निकाल देती। उन्होंने मजाक किया, फिर बोली, पहले जाकर नहा लो, पूरे मिट्टी में लिपटे पड़े हो। आज रात मुंह की देखभाल मैं कर लूंगी। नहाते हुए डब्ल्यू ने डीमन वुल्फ डंजन की धूल, खून और अपने घाव धोए। हर चोट उसके हाल की लड़ाइयों की कहानी बता रही थी। एक सच्चे एडवेंचरर का शरीर, थका हुआ, घायल, लेकिन अभी भी मजबूत। उसे अचानक महसूस हुआ कि डीमन रेस अलायंस के बाद उसका शरीर कितना बदल चुका था। अंदर एक अजीब सी डिस्ट्रक्टिव क्रेविंग उठती थी। ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि लेवल 20 के खिलाड़ी भी अब उसे कमजोर लगते थे, जबकि डब्ल्यू अभी सिर्फ लेवल 13 था। उसका हंट मार्क स्किल उसकी कॉन्फिडेंस और बढ़ा देता था। डी रैंक डंजियंस अब उसके लिए मामूली थे। बस सी रैंक डंजियन अभी भी असली चैलेंज थे। उसे अगर जीतना था तो कॉम्बैट को और निखारना ही होगा। एस सिटी की रात। शावर के बाद डब्ल्यू चमकती हुई एस सिटी की रात में शंगन स्ट्रीट पहुंचा। हमेशा की तरह खिलाड़ियों से भरी हुई। लोग हथियारों पर झगड़ रहे थे। मार्केट चमक रहा था। तभी उसे एक केज्ड मॉन्स्टर की दर्द भरी चीख सुनाई दी। सेलर एक बायर को समझा रहा था कि पेट बिल्कुल सेफ है। ये साबित करने के लिए उसने एक बटन दबाया और केज के अंदर उस मॉन्स्टर को तेज बिजली का झटका लगा, जिसके बाद वो धीमी टूटती आवाज में चिल्लाया। डब्ल्यू को उस बेचारे क्रीचर पर गहरा तरस आया। दुनिया चाहे कितनी भी बदल गई हो, इंसानों की बेनी वैसी की वैसी थी। आगे बढ़ते हुए वो मैजिक क्रिस्टल एक्सचेंज स्टोर पहुंचा। वहां वो चेंजिंग रेट्स की लिस्ट देखने लगा। कभी बढ़ते, कभी गिरते हुए नंबर्स। डब्ल्यू का दिल गिर गया जब उसने देखा कि उसके फेलो प्लेयर्स का मूड भी डाउन था। सब फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन सब जानते थे कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उसने अपनी इन्वेंट्री से कुछ क्रिस्टल्स निकाले और काउंटर की तरफ बढ़ा। अटेंडेंट ने उसका स्वागत किया और क्रिस्टल्स को अप्रेस किया। ई रैंक के लिए 455 और डी रैंक के लिए 965। थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद उसने एक और क्रिस्टल निकाला। इंस्पेक्ट करते ही अटेंडेंट का सरप्राइज साफ था। ये एक डी रैंक परफेक्ट मैजिक क्रिस्टल था। क्राउड में से एक आदमी ने डिसमिस करते हुए कहा कि ये बस डी रैंक वेपन क्राफ्टिंग इंग्रेडिएंट है और पिछले 6 महीने में इसकी वैल्यू काफी गिर गई है। लेकिन डब्ल्यू परेशान नहीं हुआ। अटेंडेंट ने $10,000 ऑफर किए और डब्ल्यू ने बिना हेजिटेशन के डील फाइनलाइज कर ली।
फाइनल ट्रांजैक्शन के बाद, टैक्स डिडक्शन के बाद $133,200 उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। दिन खत्म हुआ लाओ काओ के रेनाउंड वेपन स्टोर की विजिट से। मार्केट प्लेस से गुजरते हुए उसकी नजर एक विंड फ्रॉस्ट लॉन्ग्सवॉर्ड पर पड़ी, टैग्ड एट 55,000, और एक वाटर क्रिस्टल डैगर वर्थ $95,000। एक थिएट्रिकल फ्लरिश के साथ उसने शॉप से बाहर निकलते हुए लाउडली कंप्लेन किया कि सुपीरियर वेयर्स की कमी है। ट्रूथ ये था कि उसका पर्स इतना भारी शॉपिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर उसकी नजर स्ट्रीट पर डिस्कार्डेड एक लस्ट्रस पेयर ऑफ ब्लेड्स पर पड़ी। उसने जल्दी से पहचान लिया, ये बॉर्डर के अकर्स्ड वेपन्स थे। अटैक स्ट्रेंथ 1445। ये बी रैंक वेपन्स थे, और रिमार्केबल बात ये थी कि इन पर कोई लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ये डेथ स्पिरिट्स को डैमेज, एम्पलीफाई और कंज्यूम करते थे, लेकिन ह्यूमन विल्डर्स के लिए कॉस्ट थी। हर एनहांसमेंट पर 10 HP डिडक्शन, मैक्स 20 स्टैक्स तक। ये सोर्ड्स गॉड ऑफ लाइट बॉर्डर के रेलिक्स थे, पैरासिटिक ट्री ब्रांचेस से बने, जो सिर्फ डिवाइन लैंड्स में मिलते थे। बॉर्डर के डिवाइन बिट्रेल का कर्ज इन पर था, और हर एक में 3 एस्टोनिशिंग इफेक्ट्स थे। डब्ल्यू ने सेलर से $15,000 के प्राइस टैग पर हैगल किया, आर्ग्यू करते हुए कि ये वेपन्स ह्यूमंस के लिए अनसूटेबल है। सेलर अनमूव्ड था, बोला ये बी रैंक आइटम है और वॉक अवे करने का ऑप्शन है। डब्ल्यू ने इन्वेंट्री से एक लार्ज AX निकाला और ट्रेड प्रपोज किया। सेलर ने AX देखा, D रैंक था, लेकिन सरप्राइजिंगली एक्सेप्ट कर लिया ट्रेड, ये सोचकर कि वो सोर्ड्स काफी दिन से सेल नहीं कर पा रहा था। जैसे ही डब्ल्यू चला, उसके चेहरे पर एक स्मग ग्रिन थी, कन्विंस्ड कि उसने फैबुलस बार्गेन कर लिया। अगर सेलर को पता होता कि डब्ल्यू ह्यूमन नहीं है, तो शायद वो डम्बस्ट्रक हो जाता। मीनवाइल, हॉस्पिटल में डब्ल्यू ने मुंग और माँ को पीसफुली डॉजिंग देखा। टेंडर केयर के साथ माँ को ब्लैंकेट कवर किया और क्वाइटली नर्स से रिक्वेस्ट की कि रूम 27 को VIP सिक रूम में अपग्रेड किया जाए। थोड़ी देर बाद फोन नोटिफिकेशन से माँ उठी। वो शॉक थी जब उसने देखा कि डब्ल्यू ने $245,400 ट्रांसफर किए, कवरिंग सभी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस और 5 मंथ्स का रेंट। डब्ल्यू का अकम्पनी मैसेज रिवील करता था कि सारे डेब्ट्स सेटल हो गए हैं, और रिक्वेस्ट की कि माँ मुंग का ख्याल रखे उसकी अपकमिंग एब्सेंस में। माँ का स्केप्टिसिज्म और शक का मिश्रित उत्तर आर और इंडिग्नेशन था। क्वेश्चनिंग क्यों VIP सिक रूम की जरूरत पड़ी सिर्फ सिंपल फीवर और फ्लू के लिए। मीनवाइल, ग्रेट रिफ्ट वैली के डीप में डब्ल्यू प्रेस्ड ऑन। सिटी स्काईलाइन ट्रीज के बीच फ्रेम थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। टेरिटरी को फुट ट्रैवर्स करना था। डब्ल्यू, एक डीमन ऑफ एक्सेप्शनल फिजिकल प्रावेस, के लिए 30 किलोमीटर का जर्नी सिर्फ एक ट्रिफल था। जैसे ही डब्ल्यू अपना मैप देख रहा था कि नजर डैरेंस विलेज पर पड़ी, एक ऐसा नाम जो उसके लिए बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि गेम डिजाइन के दौरान वो इसे पहले भी सुन चुका था। उसे याद आया कि इल्यूसिव बेरियल ग्राउंड बड़ी चतुराई से मिस्ट फॉग फॉरेस्ट के भीतर छिपा हुआ था, और तभी खुलता था जब डंजन रिवील होता। इस रहस्य की कुंजी वही मिशन मैप था जो डैरेंस विलेज में मिलता था, एक ऐसा गांव जो हाई रैंकिंग प्लेयर्स का व्यस्त केंद्र और वेस्टर्न डिफेंस सेक्टर का मुख्य रीसप्लाई पॉइंट माना जाता था। इसी भीड़ भाड़ वाले सेटलमेंट में एक आदमी मार्केट स्क्वायर के बीच खड़ा ऊंची आवाज में पूछ रहा था कि क्या कोई उसकी बात सुन सकता है। मिशन देने के लिए उसकी अजीब सी शर्त थी, उसे एक आकर्षक साथी चाहिए था। जेडायो अपना गुस्सा संभाल नहीं पाया। उसने तलवार निकालने की कोशिश की, मगर उसके साथियों ने तुरंत उसे रोक लिया और चेतावनी दी कि NPC पर हमला करना भारी परिणाम ला सकता है। जेडायो का फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। उस नशे में धुत चालबाज ने उससे आधे साल की जमा पूंजी ले ली थी, और बदले में कोई उपकरण भी नहीं दिया, बस और मांगता जा रहा था। उसी वक्त डब्ल्यू भीड़ में से निकलकर उस आदमी को देख लेता है। डब्ल्यू ने राहत की सांस ली और उसकी ओर बढ़ गया। हाउ ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए चेतावनी दी, लेकिन डब्ल्यू ने बात अनसुनी कर दी और आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने फिर वही मांग दोहराई।
उसे एक खूबसूरत औरत चाहिए थी। डब्ल्यू ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ अपनी इन्वेंटरी से एक रिस्क मैगजीन निकाली। आसपास की भीड़ दंग रह गई और आदमी की आंखें कौतूहल से फैल गई। डब्ल्यू ने और मैगजीनें दिखाई और पूछा, ये चलेगा क्या? आदमी ने उत्साहित होकर मैगजीनें छिपा ली, लेकिन चेताया कि अच्छे मिशन इतनी आसानी से नहीं मिलते। अब उसे शराब चाहिए थी। डब्ल्यू ने बिना झिझक एक महंगी शराब फ्लाई टू द स्काई निकाल कर दी, जिसकी कीमत $5000 थी। आदमी ने लालच से उसे पी लिया, स्वाद से खुश हुआ, पर अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। आखिरी मांग बची थी, अपनी पड़ोसी जूलियट के लिए एक प्रेम पत्र। डब्ल्यू ने चिढ़ को दबाते हुए एक भावपूर्ण पत्र लिखा। पत्र देते ही डब्ल्यू सामने आ खड़े हुए जूलियट के कसाई पति से भिड़ गया, जो उसे धमका रहा था। डब्ल्यू गुस्से से भर उठा। उसे मिशन डिजाइन की बेवकूफी पर हैरानी हो रही थी। हंगामे के बावजूद वो नशे में धुत आदमी डब्ल्यू की मेहनत से बेहद खुश हो गया और आखिरकार मिशन दे दिया। डब्ल्यू निराशा में सिर हिलाता रह गया। बेहुदा कामों की याद उसके दिमाग में घूम रही थी। उसी समय एक तेज चमक उठी और डब्ल्यू के सामने इंटरफेस प्रकट हुआ। मिशन दिखाई दिया, ड्रंकन कालीन के बेटे कशोंदा के मृत अवशेषों को वापस लाना। कशोंदा एक युवा एडवेंचरर था जो साहसिक यात्रा पर निकला था और कभी लौटा नहीं। अफवाहें थी कि वो उस भयावह बैरियल एरिया में मारा गया और कालीन ने अपने दुख में डब्ल्यू से मदद की गुहार लगाई थी। कालीन ने डब्ल्यू को एक मैप और एक अनोखा आर्टिफैक्ट दिया, एक घंटी। मैप पुराना, घिसा पिटा और भयानक निशानों से भरा था। बैरियल एरिया और ब्लडथर्स्टी डीमन ट्री का निवास स्थान। बेल, अनडेड बेल, एक बी रैंक वाली रहस्यमय वस्तु थी जो अनडेड शक्तियों को दूर भगाने में सक्षम थी। कालीन की व्याकुलता से जन्मी ये घंटी उसके लिए आखिरी उम्मीद थी, अपने बेटे को मौत के बाद भी वापस लाने की। घंटी में अनडेड और डेथ स्पिरिट्स को नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी, साथ ही 10 सेकंड का एरी साइलेंस इफेक्ट भी। जिज्ञासु खिलाड़ी और दर्शक डब्ल्यू को घेर कर खड़े हो गए, उम्मीद और कौतूहल से भरी निगाहों से। सब चाहते थे कि वो मिशन शेयर कर दे। लेवल 47 आर्चर ने सुझाव दिया कि वे सभी मिलकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो ये मिशन अकेले करेगा और बाकी लोग अपनी अपनी क्वेस्ट्स जारी रखें। डब्ल्यू धीरे धीरे दूर जाता गया, बेखबर इस बात से कि ऊपर ऊंचाई पर बैठे गुप्त पर्यवेक्षक उसकी हर हरकत देख रहे थे। उनमें से एक ने दबे सुर में साथियों से कहा कि जैसे ही डब्ल्यू गांव की सीमा पार करेगा, मिशन और वो कीमती उपकरण उनके हाथ में होंगे। कहानी आगे बढ़ती है। डब्ल्यू अपनी यात्रा पर निकल चुका है और कुछ रहस्यमयी चोगे पहने लोग उसके पीछे छाया बने चलते हैं। एक छोटी बच्ची आश्चर्य से भरी आंखों के साथ डब्ल्यू की ओर इशारा करती है और अपने चाचा से बताती है कि उसे एक ऐतिहासिक मिशन सौंपा गया है। लड़की भी डब्ल्यू के पीछे पीछे चल देती है। जिज्ञासा में डूबी वो समझना चाहती है कि डब्ल्यू का असली काम आखिर क्या है। हवा भारी हो जाती है। एक रोब पहने व्यक्ति अपनी धारदार तलवार की नोक जीभ से छूता है। उसकी निगाहें सीधे उस बच्ची पर टिक जाती है, जिससे उसके अंदर एक अजीब सा डर उभर आता है। चाचा ने लड़की का कंधा जोर से पकड़ लिया और उस खतरनाक आदमी के सामने जल्दी जल्दी सफाई देने लगे कि वो बस जवानी की नासमझी में ऐसी हरकत कर बैठी है। चाचा बार बार उसको छोड़ देने की गुजारिश कर रहे थे, जबकि लड़की पीछे से विरोध कर रही थी। चेन ने उसे सख्ती से डांटते हुए कहा कि ये जगह बड़ों की बातचीत की है, बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। तभी रोब्ड फिगर्स में से एक ने कहा कि उन्हें निकलना चाहिए, वरना डब्ल्यू उनकी नजर से ओझल हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा समूह बिखर गया, चेन और उसकी भांजी को पीछे छोड़ते हुए। चेन ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आगे से ऐसे लोगों से दूर ही रहा करे। लड़की ने उल्टा पूछा कि जब चेन खुद इतने ताकतवर हैं,
तो फिर उन लोगों के सामने इतना झिझक और दबाव में क्यों थे? चेन ने भारी सांस लेते हुए समझाया कि दुनिया में कुछ लोग जहरीले सांपों की तरह होते हैं, ऊपर से शांत और सीधे साधे, मगर कब और कैसे डंसले पता ही नहीं चलता। ग्रेट रिफ्ट वैली के खतरनाक नियमों से वो अभी परिचित नहीं थी। उसने बताया कि ये घाटी अपराधियों की शरणगाह है। यहाँ लोग जानवरों के हाथों कम, इंसानी लुटेरों और कातिलों के हाथों ज्यादा मरते हैं। जब लड़की ने पूछा कि अधिकारी उन्हें रोकते क्यों नहीं, चेन ने कड़वा सच उगल दिया। यहाँ सीसीटीवी जैसे सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाना लगभग नामुमकिन है, जांच पड़ताल मुश्किल, और मौतें यहाँ सामान्य दिनचर्या की तरह गिनी जाती है। अगर उसे यहाँ जीना है तो हमेशा सतर्क रहना होगा। चेन ने पूछा, अब समझ रही हो कि ऐसे जहरीले लोगों के आसपास रहना कितना खतरनाक है? डर से कांपती लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया। चेन ने आगे कहा कि जो लोग लालच या नादानी में अकेले क्वेस्ट्स शुरू कर देते हैं, उनका अंत अक्सर बेहद बुरा होता है। उसने सलाह दी कि उसकी सबसे सुरक्षित राह है कि वह किसी मजबूत गिल्ड के साथ जुड़ जाए। थोड़ी ही देर बाद डब्ल्यू मिस्ट फॉग फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने पलटकर पीछे देखा और मन में सवाल उठा, क्या वे लोग भी उन्हीं जहरीले सांपों जैसे थे जो सही वक्त आते ही चुपके से हमला करते हैं? धुंध से ढकी इस जंगल में दृश्यता बहुत कम थी, लेकिन डब्ल्यू बिना झिझक अंदर बढ़ गया। उसी समय एक अनदेखे दुश्मन ने तीर छोड़ा। डब्ल्यू ने तेजी से साइड स्टेप लिया और तीर बच गया। फिर एक पेड़ के पीछे शरण ली। परछाइयों को स्कैन करते हुए उसने 4 हमलावरों को देख लिया। एक ने आर्चर का मजाक उड़ाया कि वो तीर भी नहीं लगा पाया और उसे सलाह दी कि अपना स्नेक कैन इस्तेमाल करे। आर्चर ने शेखी बघारी कि वह डब्ल्यू को एक चिंगारी में राख कर देगा। कैन से एक दहकता हुआ सर्प निकला जिसने सीधे उस पेड़ को जला दिया जिसके पीछे डब्ल्यू छिपा था। डब्ल्यू किसी तरह बच गया, लेकिन हैरान था कि उन्हें कैसे पता चला कि वो उसी पेड़ के पीछे था। इसी बीच आर्चर ने केनविल्डर का मजाक उड़ाते हुए उसकी दूसरी नाकामी पर चुटकी ली। डब्ल्यू के इंस्टिंक्ट्स जाग उठे, ऊपर से खतरे की आहट। उसने डिमोनिक आई एक्टिवेट किया और देखा कि एक दुश्मन ऊपर से उस पर झपट रहा है। हमलावर नीचे गिरा, लेकिन डब्ल्यू ने तत्परता से उसकी वार करती तलवार को आधे में काट दिया। दूसरे हमलावर ने दंग होकर कहा, ये तो किसी असैसिन की तरह रिएक्ट कर रहा है। उनका नेता झंग दहाड़ा, इसे भागने मत दो, पूरी ताकत से हमला करो। आर्चर ने दर्जनों तीर आसमान में दाग दिए। डब्ल्यू ने ऊपर देखा, तीरों की बारिश उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो एक एक तीर को सटीकता से हटाता रहा, लेकिन 2 तीर उसे लग ही गए। उसका एचपी 20 और 23 से गिर गया। डब्ल्यू पीछे हटा, मैप देखा और समझ गया कि इन सभी अटैकर्स की तालमेल बेहतरीन थी। निश्चित ही ये पुराने साथी थे। इतने ऑड्स के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की आत्मविश्वासी मुस्कान उभर आई। अचानक एक विशाल पेड़ ने उसका रास्ता रोक दिया। एक दुश्मन ने ताना मारा, अब कहा जाएगा? डब्ल्यू ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम लोग इतना पीछा न करते तो मैं भागने की कोशिश ही क्यों करता? आर्चर गुस्से से उबल पड़ा और एक और तीर चला दिया। तीर पेड़ में जा धंसा और तभी पेड़ कांप उठा, उसकी जड़ें मरोड़ने लगी। ये था मिस्ट फॉग फॉरेस्ट का मिथिकल गार्डियन, लेवल 42 बीरंग ब्लडथर्स्टी डीमन ट्री, जिसके कौशल थे पंक्चर और ब्लडथर्स्ट। तीर लगते ही वो जाग उठा। उसकी जड़ें अब हमलावरों की ओर बढ़ने लगी। आर्चर का सारा घमंड गायब हो गया। वो घबराकर चीखा, झंग बचाओ, ये मुझे मार देगा। लीडर झंग की आंखों में ठंडी, लगभग क्रूर चमक झलक रही थी। आर्चर की मदद की पुकार अब और भी ज्यादा बेताबी से गूंजने लगी थी। उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछ लिया, क्या हम सच में इस लेवल 42 के मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे? इसी पल झंग को समझ आ गया। वो सीधे डब्ल्यू के बिछाए हुए एक बेहद सोच समझकर बनाए गए जाल में फंस चुका है।
और अब बॉस उन्हें निगल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। आर्चर की झंग प्लीज सेव अस वाली चीखें और तेज होती गई। बिना एक पल गवाए स्टाफ थामे योद्धा आगे कूदा, स्नेक स्टाफ को तेजी से घुमाते हुए। लेकिन किस्मत ने एक क्रूर मोड़ लिया। उसने गलती से आर्चर को ही घायल कर दिया। आर्चर की आंखों में सदमा और गुस्सा एक साथ भड़क उठा। दिमाग खराब है क्या? अपने ही पर वार कर दिया। वॉरियर के साथी ने ठंडे बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कहा, बॉस का ध्यान अब तुम पर है। तुम मरोगे तो अगला निशाना बस अगला सबसे क्रीबी खिलाड़ी होगा। और वैसा ही हुआ। ब्लडथर्स्टी डीमन ट्री के जड़ें आर्चर पर टूट पड़ी। उसे तिनके की तरह कुचलकर पूरा शरीर एक सूखे हुए स्केलेटन में बदल गया। बाकी सदस्य बिल्कुल शांत चेहरे के साथ बोले, ये बलिदान प्लान का हिस्सा था। इसी बीच वेनमस स्नेक यूजर अपनी जान बचाने के लिए उल्टा भाग निकला, ठीक वैसा ही जैसा डब्ल्यू ने पहले ही भांप लिया था। जहरीले सांप सबसे पहले अपनी ही नस्ल को बेच देते हैं। फिर झंग को एक और चौंका देने वाली बात पता चली। स्टाफ फील्डर चीख पड़ा, बॉस मुझे टारगेट कर रहा है, बच्चे को नहीं। अचानक जमीन फटने लगी। कई जड़ों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक मोटी जड़ ने स्टाफ फील्डर को जाल की तरह जकड़ लिया। वो दहशत में चीख उठा, झंग जल्दी बताओ क्या करना है, मैं मरने वाला हूं। जब लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगा, स्टेल्थ असैसिन ने अपनी क्लोक एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और भागते हुए चिल्लाया, मैं निकल रहा हूं। गुड लक लूजर्स। लेकिन अगले ही पल ट्विस्ट हुआ। जड़ें अचानक दिशा बदलकर उसी असैसिन पर टूट पड़ी। एक ही सेकंड में उसकी सारी लाइफ फोर्स चूस ली गई और नीचे गिरा सिर्फ एक टूटा फूटा स्केलेटन। स्टाफ फील्डर ने घबराई सांसों में कहा, अब हमारी बारी है, कोई नहीं बच पाएगा। झंग ने तभी एक पैटर्न पकड़ लिया। बॉस ने जेडायो और स्टाफ फील्डर को नजरअंदाज किया, सीधे भागते हुए असैसिन पर झपटा। और डब्ल्यू जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, बॉस ने उसे छुआ तक नहीं। झंग के दिमाग में बिजली सी चमकी। बॉस मूवमेंट सेंसिंग वेव से काम करता है, जो हिलेगा वही मरेगा। और डब्ल्यू इस बात को बहुत पहले समझ चुका था। ठीक तभी जेडायो की डरभरी चीख गूंजी। एक जड़ उसके पीछे आ चुकी थी। झंग दहाड़ा, जेडायो मत हिलो, उसी जगह जम जाओ। जेडायो तुरंत रुक गया और जड़ भी उसी पल रुक गई। उसकी जान बच गई। अब झंग ने योजना बनाई। जेडायो अपना फ्लेम स्नेक डब्ल्यू पर छोड़ो, वो बॉस के बिल्कुल पास खड़ा है। जेडायो ने गुस्से में गाली देते हुए फायर अटैक छोड़ा, लेकिन डब्ल्यू ने जैसे भविष्य देख लिया हो, वो पेड़ के पीछे कूद गया। जेडायो घबरा गया और फायरबॉल ऊपर उछाल दी। एक ही डर उसे खाए जा रहा था, अगर बॉस को फायर लग गई तो। लेकिन बॉस फिर भी डब्ल्यू को नहीं छूता। झंग की उलझन और गहरी हो जाती है। ये बच कैसे रहा है इस छोटे से मौत के खेल में? डब्ल्यू बॉस का पूरा अटैक पैटर्न समझ चुका था और उसे पॉइजनस स्नेक यूजर्स की असलियत भी पता थी। जिसे वे निशाना बना ले, वो लंबे समय तक नहीं बचता। डब्ल्यू ने अब बो निकाला, सीधा जेडायो पर एम किया। जेडायो ने फायरबॉल से डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन झंग चीखा, जेडायो ये डब्ल्यू का ट्रैप है। पर तब तक सब खत्म हो चुका था। जेडायो की फायरबॉल सीधे बॉस से टकराई। एक ही पल में जड़े जेडायो को भेद गई। वो हवा में लटका और डेड। अब डब्ल्यू ने एम झंग की ओर मोड़ दिया। झंग ने स्वॉर्ड से एरोज को डिफ्लेक्ट किया और अपने बरसर्कर मोड को एक्टिवेट कर दिया। उसकी आंखें खूनी चमक से भर उठीं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। बरसर्क मोड ने उसके सारे एट्रीब्यूट्स को 5 मिनट के लिए 50% बढ़ा दिया। जमीन कांप उठी, जड़ें बिखरने लगी। झंग बॉस और डब्ल्यू दोनों की ओर तूफान की तरह बढ़ा। तुम सोचते हो बॉस के पीछे छुपकर बच जाओगे? इम्पॉसिबल। डब्ल्यू ने जैसे ही झंग की विनाशकारी हार की धमकी सुनी,
वो पल भर में समझ गया कि ये खूंखार डीमन ट्री कोई साधारण जंगल का दैत्य नहीं, बल्कि एक वाइल्ड बॉस है जो कई सी रैंक डंजन बॉसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन डब्ल्यू को एक और बात खटक रही थी। झंग इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों था? फिर उसे जवाब दिखा। झंग के हाथ में था एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट, दी फ्लेम ड्रैगन्स रोर, डी लेवल की रेलिक, मगर ताकत में किसी ए रैंक आर्टिफैक्ट से भी कम नहीं। क्रिस्टल सीयर से अनलॉक होते ही ये आर्टिफैक्ट एक विशाल क्षेत्र स्तरीय विस्फोट छोड़ता है जो पूरा इलाका उड़ा सकता है। झंग ने जैसे ही ये खतरनाक हथियार निकाला, वो दहाड़ा, आज तेरा काम तमाम। और इस बार उसका दमभर का रवैया कोई दिखावा नहीं था। उसके पास सच में मौत बांटने वाला हथियार था। फिर झंग ने फ्लेम ड्रैगन्स रोर को एक्टिवेट किया और अगला पल कानों को फाड़ देने वाला, जमीन को हिला देने वाला विस्फोट। इतना भारी ब्लास्ट की दूर डैरेन विलेज में खड़े लोग भी आसमान में उठता हुआ मशरूम क्लाउड देखकर सहम गए। सब समझ गए इतना विनाश सिर्फ एक सी रैंक आर्टिफैक्ट ही कर सकता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। फॉरेस्ट के किनारे पर चेन और एक छोटा बच्चा धुएं से भरे आसमान को देख रहे थे। बच्चा डरते हुए बोला, अंकल, जो अंदर धमाके में था वो जिंदा बचेगा? लड़की झंग की ओर भागने लगी, पर चेन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आगे मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है, दूसरा ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। इधर डीमन ट्री आधा जल चुका था और झंग उसका शिकार बनकर जमीन पर पड़ा था। थोड़ा पीछे खड़ा डब्ल्यू आराम से पानी पी रहा था। उसे अभी अभी एहसास हुआ, असल खतरा बॉस नहीं, आर्टिफैक्ट था। और झंग ने चालाक सांप की तरह अपने साथियों को बलि चढ़ाकर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि खुद भी ब्लास्ट में मारा जा सकता था। डब्ल्यू जब झंग के गिरे हुए शरीर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई मैजिक क्रिस्टल्स बिखरे थे। अचानक झंग ने हाथ बढ़ाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन डब्ल्यू पहले से सतर्क था। एक झटके में पीछे हट गया। निराश झंग ने दबी आवाज में पूछा, तू कैसे समझ गया? डब्ल्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्ले डेथ के कुछ साइंस होते हैं। तेरे आइटम्स बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ड्रॉप नहीं हुए, सब सेट किया हुआ था। तू मुझे लूट के बीच फंसाना चाहता था, है ना? झंग हंस पड़ा, तू तो मुझसे भी ज्यादा जहरीला सांप निकला। मरने से पहले झंग ने पूरी सच्चाई उगल दी। उसके पास एक नहीं, 2 आर्टिफैक्ट्स थे, फ्लेम ड्रैगन्स रोर, फ्लेम ड्रैगन्स प्रोटेक्शन। एक महंगा आर्टिफैक्ट जो असल में एक गॉडेस मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। पर विडंबना ये की वो डब्ल्यू पर ही बेकार चला गया। झंग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि बॉस ने डब्ल्यू पर हमला क्यों नहीं किया। डब्ल्यू ने शांत आवाज में कहा, सीधी बात, हम दोनों एक ही रेस के हैं, डीमन रेस। झंग ने सोचा वो मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल डब्ल्यू के चेहरे पर हुई हल्की डीमन लाइक बदलाव देखकर उसकी रीढ़ तक सर्द हो गई। डब्ल्यू ने अपना हंट मार्क एक्टिवेट किया। झंग के वीक पॉइंट्स लहू जैसी लाल चमक में उजागर हो गए। अब झंग पहली बार डर गया। आज वो शिकारी नहीं, शिकार था। वो सोच भी नहीं सकता था कि डब्ल्यू, जो लेवल 20 भी नहीं पहुंचा, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। फिर डब्ल्यू ने अपना डीमन फॉर्म एक्टिवेट किया और एक तेज घातक स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ उस पर टूट पड़ा। झंग घुटनों पर गिर गया। मरते समय वो गुर्राया, तू इंसान नहीं, तू एक डीमन है। नोटिफिकेशन, हाई लेवल प्लेयर डिफीटेड, 19,000 एक्सपी अर्न्ड। डब्ल्यू सीधा लेवल 17 तक पहुंच गया और उसे अपना पहला हंट वैल्यू पॉइंट 1/100 भी मिला। इतना विशाल एक्सपी सिर्फ एक प्लेयर किल से। ये बात डब्ल्यू को भी चौंका गई। शायद बाकी खिलाड़ियों को इसका पता ही नहीं, या फिर ये केवल डीमंस की स्पेशल एबिलिटी है। इन्वेंट्री चेक करते हुए डब्ल्यू को चारों खिलाड़ियों के ढेरों आइटम्स मिले।
एक तलवार हाथ में लेते ही तेजी से कांपने लगी। वाइब्रेटर मेटल लॉन्ग्सवॉर्ड, बी रैंक वेपन, अटैक 65-75, वील्ड करते ही तेजी से वाइब्रेट होकर डैमेज को दोगुना कर देती है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।